बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 के कुछ प्रॉब्लम्स उन्हीं एप्लीकेशंस के रेलेवेंट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। आपके ज़हन में फौरन सवाल आ चुका है कि पैरेलल पाइप्ड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल पाइप्ड की डेफिनेशन देखिए। अ 3D ऑब्जेक्ट हैविंग 6 फेसेस ईच ऑफ विच इज अ पैरेलोग्राम। आसान अल्फाज में एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसके 6 फेसेस हों और हर फेस एक पैरेलोग्राम हो, पैरेलल पाइप्ड कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये आप इस वक्त देख रहे हैं एक पैरेलल पाइप्ड। अब मैं आपको 3 मजीद ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा, हर ऑब्जेक्ट के 6 फेसेस होंगे। मेरा आपसे सवाल यह होगा कि क्या वो ऑब्जेक्ट पैरेलल पाइप्ड है या नहीं। डेफिनेशन को जहन में रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखें, क्या ये पैरेलल पाइप्ड है? आप कहेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? शाबाश, इसके भी 6 फेसेस है। हर फेस क्या है? जी, हर फेस एक स्क्वायर है। आप कहेंगे कि सर ये एक क्यूब है। ओके, मैं आपको सेकंड ऑब्जेक्ट दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑब्जेक्ट देखिए, इसके भी 6 फेसेस हैं। क्या ये पैरेलल पाइप्ड है? आप कहेंगे नो सर। क्यों? आप कहेंगे कि सर इसका हर फेस एक रेक्टेंगल है। जिसका हर फेस एक रेक्टेंगल हो, हम उसे क्यूबॉइड का नाम देते हैं। ओके, आप जरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी देख लें। स्टूडेंट्स, ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट, इसके भी 6 फेसेस हैं। हर फेस यहां पर क्या है? शाबाश। अब आप में से बात स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि इसका हर फेस एक पैरेललोग्राम है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये देख रहे होंगे कि इसका हर फेस एक रोम्बस है। अगर एक 3D ऑब्जेक्ट हो, 6 फेसेस हो, हर फेस एक रोम्बस हो, तो हम उसे रोम्बाइड का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अब जरा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिखाया जिसे आपने कहा क्यूब है, इसका हर फेस एक स्क्वायर है। मैंने आपको दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाया, आपने कहा ये क्यूबॉइड है, इसका हर फेस एक रेक्टेंगल है। मैंने आपको तीसरा ऑब्जेक्ट दिखाया और इसको हमने कहा रोम्बाइड, क्योंकि इसका हर फेस एक रोम्बस है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस पैरेललोग्राम फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती? क्या ये तीनों शेप्स पैरेललोग्राम की ही टाइप्स नहीं है? क्या ये तीनों पैरेललोग्राम नहीं है बेसिकली? द आंसर इज यस। ये तीनों शेप्स बुनियादी तौर पर पैरेललोग्राम्स हैं। आपको रिकॉल करना होगा एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर नंबर 5, जहां पर मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि पैरेललोग्राम क्या है। चले मैं आपको फिर थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशन की थी, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, पैरेललोग्राम कहलाती है। ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है किसी भी पैरेललोग्राम की। स्टूडेंट्स, क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? और क्या इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है? द आंसर इज यस। तो स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती? होती है। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। क्या रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है? द आंसर इज यस, पैरेलल हैं। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। मैंने आपको पैरेललोग्राम फैमिली का एक फैमिली चार्ट भी दिखाया था। ये वो फैमिली चार्ट था जो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर नंबर 5 में दिखाया था। मैंने आपको वहां पर बताया कि पैरेललोग्राम की 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक है रेक्टेंगल और एक है रोम्बस। इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल का नाम देते हैं और इक्विलेटरल पैरेललोग्राम को हम रोम्बस का नाम देते हैं। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाएं, यानी एक पैरेललोग्राम अगर इक्वी एंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो, तो हम उसे स्क्वायर का नाम देते हैं। सो स्क्वायर बुनियादी तौर पर रोम्बस की भी टाइप है और रेक्टेंगल की भी टाइप है। यह था पैरेललोग्राम फैमिली चार्ट। स्टूडेंट्स, अब इसी लॉजिक के तहत अगर हम ये सारी चीजें 3D में कन्वर्ट कर दें, तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर अगर हर फेस होगा तो बन गया क्यूब। तो क्यूब भी बुनियादी तौर पर पैरेलल पाइप्ड की टाइप है। रोम्बस अगर हर फेस हो
तो बन गया रोम्बाइड। रोम्बाइड भी पैरेलल पाइप्ड की एक टाइप है। और इसी तरह से अगर हर फेस एक रेक्टेंगल हो तो बन गया हमारे पास क्यूबाइड। क्यूबाइड भी पैरेलल पाइप्ड की ही एक टाइप है। यह है पैरेलल पाइप्ड का फैमिली चार्ट। इसकी दो टाइप्स, क्यूबाइड और रोम्बाइड। क्यूबाइड में क्या हो रहा है कि हर जो एंगल है, हर दो एज के दरमियान बनने वाला एंगल वो इक्वल है और वो 90 डिग्रीज होगा। जबकि रोम्बाइड में क्या है, हर एज की लेंथ इक्वल होगी। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाएं तो हमारे पास बनेगा क्यूब। क्यूब में हर एज की लेंथ भी इक्वल और हर एंगल भी इक्वल होगा, यानी यहां पर 90 डिग्रीज होगा। स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया पैरेलल पाइप्ड का एक कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिहाज से 3D ऑब्जेक्ट्स की दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी 3D ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और दूसरी कैटेगरी 3D ऑब्जेक्ट्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट कैटेगरी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक 3D ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? द आंसर इज सिलेंडर। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट है कि अगर आप इसकी बेस कंसीडर करें जो कि है एक सर्कल, स्टूडेंट्स इसकी हर लेयर सेम साइज का सर्कल होगी, यानी सर्कल होगा और उसका रेडियस सेम रहेगा टॉप से लेकर बॉटम तक या बॉटम से लेकर टॉप तक। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट। इसकी एक और एग्जांपल देखिए। ये इस वक्त आप देख रहे हैं जी, ये है पैरेलल पाइप्ड। स्टूडेंट्स, इसकी बेस क्या है? जी, आंसर इज पैरेललोग्राम। इसकी हर लेयर, अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो हर लेयर वही पैरेललोग्राम है, यानी शेप और साइज 100% सेम होगा। ऐसे 3D ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा ये एक और 3D ऑब्जेक्ट देखिए। इसकी बेस आपको नजर आ रही है एक राइट ट्रायंगल और हर लेयर अगर आप देखें तो वही राइट ट्रायंगल है और उसका साइज भी सेम है। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। आपको सिंपली ये करना होता है कि आप उस बेस जो होती है, बेस जो बनती है, उसका एरिया फाइंड आउट करें और उस बेस के एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दें इसकी हाइट को, इस 3D ऑब्जेक्ट की हाइट को। अब दोबारा हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में बेस है एक सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लें। आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया तो इसके साथ आप इस सिलेंडर की हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपके साथ बात की ये 3D ऑब्जेक्ट जिसका बेस था राइट ट्रायंगल। इसमें राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला से और फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, आपको इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यही लॉजिक हम पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। पैरेलल पाइप्ड में हर फेस एक पैरेललोग्राम है। आप किसी भी एक पैरेललोग्राम को बेस कंसीडर कर लें, उस फेस को बेस कंसीडर कर लें और उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लें और फिर उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप एक फेस को बेस कंसीडर करेंगे तो फिर उस बेस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दूसरी तरफ के कॉर्नर से। जी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप इस हाइट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया को तो आपको पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम मिल चुका होगा। स्टूडेंट्स, हम यहां पर वेक्टर्स की मदद से वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम इस पैरेलल पाइप्ड में जरा वेक्टर्स देखते हैं कि कहां कहां बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके तमाम वेक्टर्स शो कर दिए, यानी इसका हर एज एक वेक्टर है। स्टूडेंट्स, अब मैं 3 कोटर्मिनस एजेस कंसीडर कर रहा हूं। कोटर्मिनस एजेस यानी जो एक पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हो, कॉमन हो एक पॉइंट पर। ये 3 कोटर्मिनस एजेस मैंने कंसीडर कर लिए। अब कोटर्मिनस क्यों कंसीडर किए हैं इसकी वजाहत भी अभी हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है u,
एक वेक्टर है v और तीसरा वेक्टर है w। स्टूडेंट्स, मैं पहले बेस एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो बेस एरिया, चूंकि बेस जो है ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? शाबाश जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब यहां पर हम जो पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमारे पास दो वेक्टर्स, हम कोटर्मिनस वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, एक है u और एक है v। स्टूडेंट्स, इन दो वेक्टर्स की बुनियाद पर हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यह आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें चाहिए इस पैरेलल पाइप की हाइट। अब हाइट फाइंड आउट कैसे होगी? शाबाश, चले मैं आपको हिंट देता हूं। हाइट फाइंड आउट होगी वेक्टर w की मदद से। अब जरा सोच लें जी, वेक्टर w का हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। अब वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर w का कैसे फाइंड आउट होगा? स्टूडेंट्स, चलें मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मुझे पहले आप ये चले बता दें कि u क्रॉस v वेक्टर कहां पर होगा। शाबाश जी, u क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर होता है जो u के भी परपेंडिकुलर होता है और v के भी परपेंडिकुलर होता है। सो ये है u क्रॉस v वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमें w वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो u क्रॉस v के अलोंग हो, जो इसकी डायरेक्शन में हो, यानी इसके साथ पैरेलल हो। हमें वो कंपोनेंट चाहिए। अब वो कंपोनेंट हमें कैसे मिलेगा? जी, हम w वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे u क्रॉस v पर। यह स्टूडेंट्स बन गई आपके सामने एक राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में u क्रॉस v के साथ w वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा। स्टूडेंट्स, इस राइट ट्रायंगल में कि जिसमें आपके पास इस वक्त w वेक्टर का मैग्नीट्यूड मौजूद है, आपको मालूम करना है इसका वो कंपोनेंट कि जो u क्रॉस v के अलोंग बन रहा है, वो बुनियादी तौर पर हाइट है इस पैरेलल पाइप की। स्टूडेंट्स, ये कैसे फाइंड आउट होगी? शाबाश, इस राइट ट्रायंगल में ये जो हाइट है ये बुनियादी तौर पर किस साइड का रोल प्ले कर रही है? जी, ये है बेस। आप जानते हैं कि जो एंगल होता है राइट एंगल, उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के एडजेसेंट साइड जो हमारे पास बनती है देन वो हमारे पास बनती है बेस। सो कोसाइन ऑफ थीटा यहां पर इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस है हमारी हाइट, हाइट ऑफ पैरेलल पाइप। सो हाइट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ w इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला यूज करें। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, और हाइट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ w इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब जरा ये देखें कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, u क्रॉस v वेक्टर और w वेक्टर, उसका कोसाइन आ रहा है साथ। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल क्या बन गया? ये बन गया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर है u क्रॉस v और दूसरा वेक्टर है w, यानी u क्रॉस v डॉट w। तो स्टूडेंट्स, u क्रॉस v डॉट w, ये हमारे पास बन गया मिक्स प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं u क्रॉस v डॉट w, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस अंदाज में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहां से यह पता चला कि तीन कोटर्मिनस वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो बुनियादी तौर पर उन तीन कोटर्मिनस वेक्टर से बनने वाले पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम होता है। स्टूडेंट्स, यहां जरूरी नहीं था कि हम ये u और v वेक्टर्स वाले जो पैरेललोग्राम है उसको बेस कंसीडर करें। आप बेस चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं v और w वेक्टर से जो फेस बन रहा है, जो पैरेललोग्राम बन रहा है, उसको मैं बेस कंसीडर कर लेता हूं। तो v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा एरिया ऑफ द बेस। अब तीसरा वेक्टर है हमारे पास u। u हमें बताएगा हाइट इस पैरेलल पाइप की। तो अगर हम फर्ज कर ले कि v क्रॉस w के साथ वेक्टर u एंगल बना रहा है अल्फा,
तो हाइट यहां पर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा के इक्वल। अब एक तरफ है v क्रॉस w मैग्नीट्यूड और फिर उसके साथ है u मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास बनता है v क्रॉस w डॉट u, यानी अगेन उन्हीं तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम फिर बेस चेंज कर लें, यानी आप अगर W और U की मदद से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लें, जी W और U की मदद से, तो आपकी हाइट क्या होगी? जी हाइट देन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू कोसाइन ऑफ बीटा, अगर बीटा एंगल हो आपका वेक्टर V और W क्रॉस U के दरमियान। तो स्टूडेंट्स तीनों सूरतों में आपका एक ही रिजल्ट आ रहा है और वो है U क्रॉस V डॉट W या V क्रॉस W डॉट U या W क्रॉस U डॉट V। और ये तीनों रिजल्ट्स आप जानते हैं ये सेम होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स यहां पर कंक्लूड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड इज इक्वल टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 को-टर्मिनस एज वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अब हम इसी कंसेप्ट से मुतालिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी हम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में हमें u, v और w एज वेक्टर्स गिवन हैं। अब एज वेक्टर्स ये इस तरह के हैं कि ये 3 को-टर्मिनस एज वेक्टर्स हैं, यानी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों एज वेक्टर्स। हमें उस पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बहुत ही आसान है, हम यहां लिखेंगे एज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इज इक्वल टू U, V, W। ये नोटेशन हमारा शो करता है इन तीन वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अब स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करते हैं, आप जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की मदद से बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, U, V, W इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीन वेक्टर्स का इक्वल होगा, पहले आप U वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लेंगे 1 - 2 3, फिर 2 - 1 - 1, और यहां पर हमारे पास I कंपोनेंट जो है वो 0 है। सो 0 1 और 1। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि जो मिसिंग कंपोनेंट है उसकी जगह पर 0 नहीं लिखते और गलत कंपोनेंट को गलत जगह पर लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप जानते हैं आप एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में मुझे यहां पर 0 नजर आ रहा है, सो जिस कॉलम या जिस रो में ज्यादा जीरोस हो वहां से एक्सपेंशन आसान होती है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सो मैं यहां पर फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग बाय C1। हमारे पास ये हमेशा स्टार्टिंग पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव और इस तरफ भी नेगेटिव पॉजिटिव। सो 1 रो और कॉलम छोड़ा -1, माइनस आना था फॉर्मूला का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1। उसके बाद -2 रो और कॉलम छोड़ा -2 और -3। -1 + 1 इज 0, 0 × 1 इज 0। यहां पर -2 -3 -5 -5 × -2 इज 10। यहां पर 0 की मदद से जो एक्सपेंशन फर्दर होनी थी वो हमने यहां नहीं लिखी, चूंकि 0 है उसका यही बेनिफिट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 10। हम यहां लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इज इक्वल टू 10
अब चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आमतौर पर क्यूबिक यूनिट होता है, हम यहां लिखेंगे क्यूब यूनिट्स। स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक एग्जांपल भी है एक्सरसाइज 7.5 से पहले वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करने की, वो भी आप बआसानी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अब एक और कंसेप्ट और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है वो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन। लेकिन सवाल यह है कि टेट्राहीड्रन कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूं कि टेट्रा किसे कहा जाता है। द आंसर इज टेट्रा का मतलब है 4, हीड्रन हम कहते हैं फेस को। टेट्राहीड्रन यानी 4 फेसेस वाला 3D ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन जरा देख लें। A 3D object having 4 faces, each of which is a triangle. 3D ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना हो जिसके 4 फेसेस हों तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका हर फेस एक ट्राइंगल होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक टेट्राहीड्रन। स्टूडेंट्स हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखना है। स्टूडेंट्स हम चूंकि वेक्टर्स में डिस्कशन कर रहे हैं सारी की सारी, सो हम इसके एजेस को भी वेक्टर्स शो कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने इसके एजेस को वेक्टर्स बना दिया। इसके 3 को टर्मिनस एजेस में कंसीडर कर रहा हूं अगेन। ये स्टूडेंट्स U, V और W 3 को टर्मिनस एजेस हमने कंसीडर कर लिए। स्टूडेंट्स अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है। शाबाश जी। अगर आप इसकी किसी एक साइड को बेस कंसीडर करें तो क्या हर लेयर बिल्कुल उसी बेस जैसी होगी, सेम साइज और सेम शेप की होगी? द आंसर इज नो। इसकी जो बेस है ये एक ट्राइंगल है। इसकी हर लेयर अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे ट्राइंगल तो होगी लेकिन उसका साइज चेंज होता चला जाएगा। अगर सेम साइज की ट्राइंगल बनती चली जाती तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन टेट्राहीड्रन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट नहीं है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल 3D ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है कि आपका वॉल्यूम का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब यहां पर यह कंसेप्ट यूज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स मैं आपको इसका फॉर्मूला ज्योमेट्री वाला बता देता हूं, हम उसे वेक्टर लैंग्वेज में देन कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में टेट्राहीड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये है फॉर्मूला। अब हमने ये फॉर्मूला वेक्टर्स में यूज करना है। स्टूडेंट्स हमें चाहिए बेस एरिया। इसकी बेस है एक ट्राइंगल जिसके 2 को टर्मिनस वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं U और V। स्टूडेंट्स हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स में ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, शाबाश जी, ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जी, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V। ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें चाहिए हाइट। अच्छा, इस अभी तक जो हमने वर्किंग की इसको जरा फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू 1/3 ये हो गया 1/6। मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V ये बेसिकली क्या है जी, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट। ये स्टूडेंट्स हम इस स्टेज पर आ गए। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट ये अभी हमने पैरेलल पाइप्ड में देखा था। स्टूडेंट्स W वेक्टर U और V के लिए को टर्मिनस है। स्टूडेंट्स U क्रॉस V मैग्नीट्यूड आपके पास मौजूद है। अब हमें हाइट चाहिए W की मदद से। तो स्टूडेंट्स टॉप वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वेक्टर बुनियादी तौर पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये u क्रॉस v जो वेक्टर है उसके अलोंग है। स्टूडेंट्स, हमने w की मदद से ये कंपोनेंट मालूम करना है। तो ये कंपोनेंट अगेन वही पैरेलल पाइप्ड वाली बात कि यहां पर राइट ट्राइंगल बन जाएगी, एंगल बन रहा है थीटा w का u क्रॉस v के साथ। सो जो कंपोनेंट है w का u क्रॉस v के अलोंग, ये बेस है इस राइट ट्राइंगल में, और इस बेस की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ w इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इंटू हाइट, ये अगेन हमारे पास वही u क्रॉस v डॉट w आ गया, u क्रॉस v डॉट w, और साथ हमारे पास पड़ा हुआ है 1/6। अब u क्रॉस v डॉट w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स, ये हमने पढ़ा था कि ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। तो इसका ताल्लुक जुड़ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन के साथ, यानी हमारा फॉर्मूला क्या कंक्लूड हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन इज इक्वल टू 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स UVW, या हम ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड, उस पैरेलल पिप्ड का वॉल्यूम के जो इन्हीं 3 को टर्मिनस एज वेक्टर से बन सकता है। स्टूडेंट्स, उस पैरेलल पिप्ड का जो 1/6 होगा हमारा टेट्राहीड्रन। स्टूडेंट्स, अब हम जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या किसी पैरेलल पाइप्ड से 6 टेट्राहीड्रन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक पैरेलल पाइप देखिए, शाबाश जी, ये पैरेलल पाइप, इसमें 6 टेट्राहीड्रन बनाए जा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने 6 टेट्राहीड्रन बरामद कर लिए एक पैरेलल पाइप से। स्टूडेंट्स, यहां पर अब कंक्लूड करते हैं, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स अगर हमारे पास मौजूद हों किसी टेट्राहीड्रन के, तो हम उसका वॉल्यूम बआसानी मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/6 इंटू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। मैं एक पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा इसी टाइप की एक एग्जाम्पल भी है एक्सरसाइज से पहले। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहीड्रन विद द वर्टिसेस, ये हमें टेट्राहीड्रन के वर्टिसेस गिवन है। स्टूडेंट्स, टेट्राहीड्रन के 4 फेसेस होते हैं और 4 ही उसके वर्टिसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, इन 4 वर्टिसेस की मदद से हमें 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स चाहिए। अब जरा रिकॉल करें, हमने पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर्स हमें चाहिए होते थे, वहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के लिए 2 को टर्मिनस वेक्टर्स हम कैसे मालूम करते थे जी, हम एक अल्फाबेट को फिक्स कर लेते थे। यानी अगर आपको को टर्मिनस वेक्टर्स 2 चाहिए तो आप AB AC मालूम कर लें, या AB AD मालूम कर लें। A मैंने फिक्स किया हुआ है, आप B फिक्स कर लें तो BC BD मालूम कर लें, BC BA मालूम कर लें। या आपके पास 2 को टर्मिनस वेक्टर्स वहां पैरेललोग्राम में आ जाते थे। यहां पर हमें को टर्मिनस एज वेक्टर्स चाहिए। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को A B C और D लेट कर लें तो मुझे 3 वेक्टर्स चाहिए को टर्मिनस। तो मैं A को फिक्स करूंगा तो AB AC और AD, ये बुनियादी तौर पर 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स होंगे। 2 से हमारी बेस ट्राइंगल बन रही होगी और तीसरे से हमारी हाइट डिफाइन हो रही होगी। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए हमारे पास आ गया 2 1 8। यहां से स्टूडेंट्स OA वेक्टर, ये हमारे पास पॉइंट ए, मैंने इसको नाम दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, शाबाश, क्या बन जाएगा जी, इट विल बी 2I प्लस J प्लस 8K। बी है हमारे पास 3 2 9, दिस इंप्लाइज OB
3i प्लस 2j प्लस 9k। C 214। OC वेक्टर इससे बनेगा और यह आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 4k। D 3310। OD वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 10k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। हमें 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स चाहिए। अब वो एज वेक्टर्स होंगे, हम अगर ए को फिक्स करें ए बी, ए सी और ए डी, हमें ये 3 वेक्टर्स मालूम करने हैं। ए बी कैसे आएगा जी, ओ बी माइनस ओ ए से। सो ये 3 वेक्टर्स मालूम कर लेते हैं। फाइंडिंग 3 कोटर्मिनस एज वेक्टर्स। मैं सबसे पहले लिखूंगा ए बी। अब ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए। 3 माइनस 2 इज 1, 1i। 2 माइनस 1 इज 1, 1j। और 9 माइनस 8 इज 1, यानी 1k। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर होगा ओ सी माइनस ओ ए। 2 माइनस 2 0i, 1 माइनस 1 0j और 4 माइनस 8 इज माइनस 4, माइनस 4k। ये हमारे पास आ गया ए सी वेक्टर। अब ए डी वेक्टर मालूम करना है। ओ डी माइनस ओ ए। 3 माइनस 2 इज 1, 1i। 3 माइनस 1 इज 2j और 10 माइनस 8 इज 2k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स आ चुके। हम यह लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ tetrahedron is equal to 1/6 scalar triple product of these 3 vectors AB, AC, AD। इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू 1/6। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6। डिटर्मिनेंट ए बी वेक्टर पहले 1 1 1, उसके बाद ए सी वेक्टर 0, आई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट 0 और के कंपोनेंट आ जाएगा -4। इसके बाद ए डी वेक्टर 1 2 2। अब स्टूडेंट्स हमें यह डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। किस रो से एक्सपेंशन होनी चाहिए? जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरोज हों वहां से एक्सपेंशन बड़ी सिंपल होगी। अब किस रो में सबसे ज्यादा जीरोज हैं? द आंसर इज रो नंबर 2 में। सो मैं रो 2 से एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंडिंग बाय R2, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6। अब इस ब्रैकेट में मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारा होता है स्टार्ट पर प्लस, अब यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यानी अगर मैं रो 2 से एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब ये 0 है, इससे एक्सपेंशन का कोई फायदा नहीं। ये 0 है, इससे एक्सपेंशन का कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट एलिमिनेशन ही हो जानी है। माइनस, प्लस और माइनस, माइनस मेरे फॉर्मूला का आया। देन हमारे पास है -4। इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो 2 1s are 2, ब्रैकेट में 2 और फिर -1।
अब स्टूडेंट्स 2 - 1 इज 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/6 हमारा आ रहा है आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2/3 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 2/3 क्यूब यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, एग्जांपल भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें, कोलिनियर वेक्टर्स किन्हें कहते हैं? शाबाश जी, आपको याद है वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब जरा सोचें कि कोप्लेनर वेक्टर्स किन वेक्टर्स के बारे में कहा जाएगा? जी, द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स हमें अगर 3 वेक्टर्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि चेक करें कि क्या ये कोप्लेनर हैं या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? स्टूडेंट्स ये है हमारी थर्ड एप्लीकेशन, हमारे सिलेबस के मुताबिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की थर्ड एप्लीकेशन। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की मदद से चेक कर सकते हैं कि क्या 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात मैं करना चाहूंगा, 3 वेक्टर्स को हम क्यों चेक कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स को हम क्यों नहीं चेक करते कि वो कोप्लेनर हैं या नहीं? तो स्टूडेंट्स जरा ये 2 वेक्टर्स देखिए, ये हैं 2 वेक्टर्स u और v। स्टूडेंट्स अब जरा सोचें कि ये 2 वेक्टर्स क्या कोप्लेनर नहीं है? ये वेक्टर्स इस वक्त आपको स्पेस में दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। क्या ये एक ही प्लेन में नहीं आ सकते दोनों? द आंसर इज यस, ये दोनों एक प्लेन में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे ख्याल से हम ये सोचते हैं कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे वो प्लेन में होंगे, इनफैक्ट 2 डायमेंशनल होंगे। स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट गलत है, ये इनफैक्ट कोप्लेनर जो वर्ड है ये मिसलीड करता है। स्टूडेंट्स 2 वेक्टर्स जो होते हैं वो चाहे 3 डायमेंशनल ही क्यों ना हो, वो एक प्लेन में ही आते हैं हमेशा। 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मसला 3 वेक्टर्स का होता है कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। स्टूडेंट्स ये 3 वेक्टर्स देखिए, u, v और w, ये इस वक्त कोप्लेनर हैं या नहीं? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स मैं अब कोप्लेनर वेक्टर्स हम किस तरह से चेक कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की मदद से, मैं इन 3 वेक्टर्स की मदद से यहां पर बना रहा हूं एक पैरेलल पाइप्ड। ये 3 को टर्मिनस एज वेक्टर्स थे एक पैरेलल पाइप्ड के, ये मैंने बना दिया एक पैरेलल पाइप्ड। अब स्टूडेंट्स इसका एक सर्टेन वॉल्यूम होगा। स्टूडेंट्स अगर मैं W वेक्टर को गिराना शुरू कर दूं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? द आंसर इज डिक्रीज होगा। अगर मैं W वेक्टर को गिराता चला जाऊं और अल्टीमेटली इसे U और V से बनने वाली पैरेललोग्राम के अंदर ही ले आऊं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? द आंसर इज 0। स्टूडेंट्स जब ये W वेक्टर इस पैरेललोग्राम जो u और v से पैरेललोग्राम बन रही है अगर उसी में आ जाएगा तो ये 3 वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? द आंसर इज कोप्लेनर। तो स्टूडेंट्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u, v एंड w, अगर हम वो फॉर्मूला यूज करें और आंसर हमारे पास आ जाए 0, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड आ जाए 0, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 वेक्टर्स पैरेलल पाइप्ड नहीं बना रहे थे, वो 3 वेक्टर्स इनफैक्ट कोप्लेनर हो चुके थे। स्टूडेंट्स यही लॉजिक हम टेट्राहेड्रन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने इस वक्त टेट्राहेड्रन u, v और w इसके को टर्मिनस एज वेक्टर्स हैं। इस वक्त इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है। अगेन मैं w वेक्टर को अगर नीचे की तरफ गिराना शुरू कर दूं, यानी जो बेस ट्रायंगल है उसकी तरफ मैं इसे बेंड करना शुरू कर दूं, इसको गिराना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा
और अल्टीमेटली जब ये W वेक्टर U और V से बनने वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे और उस वक्त टेट्राहीड्रन का वॉल्यूम 0 हो चुका होगा। यानी अगर आप तीन वेक्टर्स के ऊपर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड का फॉर्मूला यूज करें और वॉल्यूम आ जाए 0, तो इसका मतलब है कि वो तीन वेक्टर्स टेट्राहीड्रन या पैरेलल पाइप्ड नहीं बना रहे होंगे, वो तीन वेक्टर्स उस वक्त कोप्लेनर हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बातें अब याद रखिएगा। अगर आपने चेक करना हो कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं, तो आप उन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें। अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अदरवाइज वो तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब इस कंसेप्ट से मुतालिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। हमें कहा गया है कि प्रूव करें कि क्या ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कशन की, आप इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें। आप इन तीन वेक्टर्स को नाम दे लें। आप स्टार्ट पर लिख सकते हैं लेट U, V एंड W बी 3 वेक्टर्स। इन तीन को नाम दे लें और उसके बाद इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फार्मूला से मालूम कर लें। अगर आंसर आ जाए 0 तो कह दीजिएगा कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर आंसर नॉन जीरो आए तो डेफिनेटली वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमें कहा गया है कि ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अल्फा की वैल्यू मालूम करें। या आप ये भी कह सकते हैं कि मालूम करें कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट भी एग्जैक्टली इसी तरह का है। स्टूडेंट्स, मैं इन तीन वेक्टर्स को नाम दे रहा हूं। लेट U I hat -2 alpha j minus k, V -j plus 2k और W alpha I minus j plus k। हम यह लिखेंगे, हमें कहा गया है कि अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे जिसके लिए तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हों। इफ vectors are coplanar, then U, V, W scalar triple product is equal to 0। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर लेते हैं। वेक्टर U के कंपोनेंट्स 1 -2 अल्फा -1 सॉरी 1 -2 अल्फा -1 1 -1 2 और अल्फा -1 1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लें आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। मैं फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपैंड कर रहा हूं। 1 रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -1 + 2 -1 रो और कॉलम छोड़ दिया। -2 अल्फा इंटू 1 इज -2 अल्फा और -1 माइनस माइनस प्लस माइनस फार्मूला का जिंदा रहेगा। उसके बाद प्लस अल्फा, रो और कॉलम छोड़ा तो -4 अल्फा और माइनस माइनस प्लस तो -1 आ गया इज इक्वल टू 0। 2 - 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। यहां पर -1 मल्टीप्लाई होगा तो +2 अल्फा +1। उसके बाद इट इज प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू 4 अल्फा इज 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0।
इसे रीअरेंज कर लेते हैं। -4 अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा के अंदर। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टराइज कर लें। नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम भूल जाते हैं ये मेथड। और नंबर 3, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमें हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि ये काम आता है जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें प्रोडक्ट चाहिए -8 और सम या डिफरेंस चाहिए -1। दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -8 हो, सम या डिफरेंस -1 हो। आप शाम तक सोचते रहें, समझ नहीं आएगी, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। हम यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2। अब अल्फा इक्वल होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिमाग में जरा रिकॉल कर लें, क्या होता है, शाबाश जी, -b। यहां पर -b, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। ये स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस, 4 4s आर 16, 16 2s आर 32, 32 प्लस 1 इज 33, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 8। अल्फा की इन दो वैल्यूज के लिए जो हमारे गिवन वेक्टर्स थे वो कोप्लेनर कंसीडर होंगे। स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आप एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।